नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की खास खबरों का एक खास कार्यक्रम न्यूज फोकस। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की अहम सुर्खियों पर। चीन में डिस्प्ले प्रोडक्ट से बदलती जिंदगी, क्रोएशिया की कला से ग्रामीणों की आय बढ़ाती एक चीनी कलाकार, टेस्ला करेगा वैश्विक कार्यबल में छंटनी। अब समाचार विस्तार से। चीन में अत्याधुनिक डिस्प्ले तमाम पहलुओं में बदलाव ला रहा है, फिर चाहे 3 फोल्ड वाला स्मार्टफोन हो या चश्मों में लाइव कैप्शन की सुविधा। फुजियन प्रांत का शामन शहर डिस्प्ले क्षेत्र के औद्योगिक समूह के तौर पर तेजी से उभर रहा है। आंकड़ों की माने तो शामन शहर ने जनवरी-फरवरी में एडवांस टेक्नोलॉजी की तर्ज पर बने डिस्प्ले उत्पादों का करीब 24 अरब रुपए का निर्यात किया, जो कि साल दर साल 33.1% की बढ़ोतरी है। स्थानीय डिस्प्ले निर्माताओं ने लोगों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए अलग अलग तरह के उत्पाद बनाए हैं। अपने लचीले डिस्प्ले के लिए मशहूर थियनमा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स ने हाल ही में ट्रिपल फोल्ड डिस्प्ले को आम लोगों के बीच बाजार में उतारा। इसकी स्क्रीन इतनी पतली और हल्की है कि पूरी तरह खुलने पर यह एक टेबल जितनी बड़ी बन सकती है। चीन ने अपने पहले स्व विकसित सिविल एयरशिप AS-700 के उत्पादन में कई तकनीकी सफलताएं हासिल की। पिछले महीने अपनी उड़ान संचार, लोडिंग सुविधा और टेक ऑफ लैंडिंग क्षमताओं को जांचने के लिए मध्य चीन के हुबई प्रांत में एक सफल नौका उड़ान भरी। इस एयरशिप को AVIC यानी एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना ने बनाया है और उनका कहना है कि सिंगल कैप्सूल वाला यह एयरशिप एक पायलट समेत 10 यात्रियों को ले जा सकता है। इसके अलावा यह 3000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है, जिसमें अधिकतम उड़ान सीमा 700 किलोमीटर है, जो लगातार 10 घंटे तक चल सकता है। AVIC को उम्मीद है कि पहला कमर्शियल AS-700 इस साल के अंत में तैयार हो जाएगा। शौकिया तौर पर क्रोएशिया करने वाले एक चीनी कलाकार ने अपनी क्रोएशिया की कला को सफल बिजनेस में बदल दिया है, जिसने न सिर्फ उसकी बल्कि आसपास के गांव वालों की जिंदगी भी बदल दी है। पूर्वी चीन के शांतोंग प्रांत के हजा शहर के मूली गांव में कलाकार से उद्यमी बनी 68 साल की चांग हुईलिंग 50 से ज्यादा सालों से अलग अलग तरह के धागों का इस्तेमाल करके और अनूठी सिलाई तकनीक के जरिए क्रोएशिया की कलाकृतियां बनाती है। चांग अपने स्टूडियो में दूसरों को क्रोएशिया की कला भी सिखाती है। उनके मुताबिक वह हर महीने क्रोएशिया से बनी चीजें बेचकर करीब 7 लाख रुपए से लेकर 11.5 लाख रुपए तक कमा लेती हैं, जिससे हर एक स्टाफ सदस्य को लाखों रुपए की कमाई होती है। शंघाई म्यूनिसिपल सरकार ने शहर को ग्लोबल कंजप्शन हब बनाने की अपनी पहल के तहत पहली अर्थव्यवस्था के उच्च गुणवत्ता वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए 7 उपायों की घोषणा की है। इन उपायों में शंघाई में पहला ग्लोबल प्रोडक्ट डेब्यू सीजन लॉन्च करना, कई फ्लैगशिप स्टोर शुरू करना और डेब्यू प्रोडक्ट्स, शो और प्रदर्शनियों के लिए सब्सिडी देना आदि शामिल है। दरअसल इनका मकसद शंघाई की अर्थव्यवस्था की गुणवत्ता बढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा उद्यमों और ब्रांड्स को आकर्षित करना है, ताकि शहर को ग्लोबल हब बनाया जा सके। आपको बता दें कि फर्स्ट इन शंघाई कार्यक्रम को बढ़ावा देने के 7 उपायों में एशिया स्तर या उच्चतम पहले स्टोर के लिए लगभग 1 करोड़ रुपए का इनाम भी शामिल किया गया है। इसके अलावा प्रभावशाली और मार्केट लीडिंग कार्यक्रमों के आयोजकों को 1 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी भी दी जाएगी। जापान की जनसंख्या लगातार घट रही है। सरकारी आंकड़ों की माने तो गैर जापानी निवासियों को मिलाकर जापान की जनसंख्या 5,95,000 कम होकर 1 अक्टूबर 2023 तक 12,43,52,000 हो गई है। जापान के आंतरिक मामलों और संचार मंत्रालय के एक सर्वेक्षण के अनुसार जापानी नागरिकों की जनसंख्या 8,37,000 घटकर 12,11,93,000 हो गई, जो 1950 के डेटा के मुताबिक सबसे बड़ी गिरावट है। 75 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या 7,13,000 बढ़कर लगभग 2 करोड़ हो गई, जो पहली बार 2 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई, जबकि 0 से 14 वर्ष की आयु वालों की संख्या 3,29,000 गिरकर लगभग 1 करोड़ 41 लाख हो गई, जो अब तक का सबसे कम आंकड़ा है। देश के 47 प्रांतों में से केवल टोक्यो में जनसंख्या में बढ़ोतरी देखी गई, जो जापानी राजधानी में लगातार दूसरे साल वृद्धि का संकेत है। पूर्वी अफ्रीकी देश युगांडा में पिछले साल पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। पिछले साल के मुकाबले सैलानियों में करीब 56% की बढ़त देखने को मिली। इसका सीधा सीधा श्रेय जाता है अफ्रीका के अन्य हिस्सों, यूके, अमेरिका और भारत जैसे देशों से आने वाले सैलानियों को, जो भारी तादाद में युगांडा घूमने आ रहे हैं। दरअसल ये उछाल कोविड-19 महामारी के प्रभावों के बाद युगांडा के पर्यटन उद्योग की मजबूत रिकवरी का संकेत देता है।
युगांडा वन्यजीव शिक्षा केंद्र के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि युगांडा में विलुप्त होती प्रजातियां देखने को मिलती हैं, जिसे सभी सैलानी देखना पसंद करते हैं। वहीं युगांडा के पर्यटन मंत्रालय ने कहा कि सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ने से देश की कमाई में सुधार होगा, जिससे अर्थव्यवस्था को कोविड-19 से पहले के स्तर पर पहुंचने में मदद मिलेगी। टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क द्वारा हाल ही में कर्मचारियों को भेजे गए एक इंटरनल ईमेल के अनुसार टेस्ला कंपनी लागत में कटौती और उत्पादकता बढ़ाने के लिए अपने ग्लोबल कर्मचारियों में से 10% से अधिक यानी करीब 14,000 कर्मचारियों की छंटनी कर रही है। मस्क ने ईमेल में कहा, जैसा कि हम कंपनी को अपने विकास के अगले चरण के लिए तैयार कर रहे हैं, लागत में कटौती और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कंपनी के हर पहलू को देखना बेहद महत्वपूर्ण है। टेस्ला द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल की पहली तिमाही में कंपनी की वाहन डिलीवरी साल दर साल 8.5% घटकर लगभग 3,86,800 यूनिट रह गई। यह टेस्ला के लगभग 4 सालों में पहली बार गिरावट है और यह बाजार की अपेक्षाओं से भी कम है। तो ये थी इस हफ्ते की खास खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट की तरफ, न्यूज स्टोरी, जहां भारत में हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, वहां चीन में हर साल 4 मई को युवा दिवस मनाया जाता है। दरअसल ये उत्सव भविष्य को आकार देने में युवा पीढ़ी के महत्व पर जोर डालते हैं। वे हमें युवाओं के भीतर मौजूद विशाल क्षमता और आशा की याद दिलाते हैं, साथ ही उन्हें नेतृत्व की भूमिका निभाने और समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। चीन में 4 मई की भावना देश की आत्मा में गहराई से समाई हुई है, जो युवाओं को अपने देश की बेहतरी में योगदान देने और अपने सपनों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। साथ ही युवाओं को बड़े सपने देखने, खुद पर विश्वास करने और भविष्य को आकार देने के लिए प्रेरित भी करती है। चीन में युवा अपने देश के विकास और प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के महत्व को भली भांति समझते हैं। साल 1919 में चौथा मई आंदोलन चीनी इतिहास में महत्वपूर्ण है। इसने चीनी देशभक्ति और लोकतांत्रिक प्रयासों की शुरुआत को चिन्हित किया। यह चीन की राष्ट्रीय जागृति और कायाकल्प के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसके अलावा इसने साल 1921 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के गठन का नेतृत्व किया, जिससे चीनी राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला, जो आज भी देश की पहचान का अभिन्न अंग बना हुआ है। चीन एक राष्ट्रीय पुनरुत्थान का अनुभव कर रहा है, जिसका नेतृत्व अधिकतर उसके युवा कर रहे हैं। दूसरी ओर भारत में दुनिया की सबसे युवा आबादी है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 50% आबादी 25 साल या उससे कम उम्र की है और 65% 35 वर्ष या उससे कम उम्र की है। यह युवा आबादी भारत के लिए एक मूल्यवान संपत्ति है, जो इसके आर्थिक विकास में योगदान देती है। विश्व स्तर पर भारत में युवाओं की संख्या सबसे अधिक है। लगभग 60% युवा आबादी के देश के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। उनके प्रयास राष्ट्र को आकार देंगे और संभावित रूप से भारत को एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करेंगे। नतीजतन सरकार को युवाओं में निवेश करना चाहिए। भविष्य के नेताओं को ट्रेन करने के लिए ट्रेनिंग और सहायता देनी चाहिए। भारत को आगे बढ़ने के लिए अपनी युवा आबादी की अपार क्षमता का लाभ उठाना चाहिए। भारत और चीन के युवा दोनों देशों की ताकत और भविष्य हैं। वे अतीत से आगे बढ़ते हुए अपने भविष्य को आकार देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हालांकि हमें उनके सामने आने वाली चुनौतियों को भी स्वीकार करना चाहिए। भारत और चीन की युवा पीढ़ी को अपने अपने देशों में विशिष्ट चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भारत में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों में रोजगार के अवसरों की कमी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सीमित पहुंच और अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल हैं। दूसरी ओर चीन में युवा लोगों को एकेडमिक रूप से बेहतर होने के लिए अत्यधिक दबाव, सीमित अवसरों के लिए कड़ा मुकाबला और सामाजिक अपेक्षाओं का सामना करना पड़ता है, जिससे काफी तनाव होता है। इन चुनौतियों से निपटना और युवाओं का समर्थन करना दोनों देशों में सतत विकास और प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। इनोवेशन के माध्यम से इन समस्याओं को हल करने की कुंजी युवाओं के पास है। वे आज के इनोवेटर हैं। हमें समझना होगा कि भारत और चीन के युवा दोनों देशों की जनसंख्या के एक गतिशील और महत्वपूर्ण वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिक्षा, रोजगार और सामाजिक जीवन में असमानताएं युवाओं के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करते हैं। दोनों देशों के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए युवाओं की जरूरतों और आकांक्षाओं को प्राथमिकता देना अति आवश्यक है।
तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय